हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। यार मैं वो प्रिंट आउट भूल गया फिर से। क्या क्या बता, एक लो आगे यहीं रख देते हैं। अभी अभी खुला होगा कि नहीं? चलो कोई नहीं, तब तक वैसे ही काम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, पूर्णिया पाठशाला। गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग मेकअप करके आते हो वैसे हम भी 10 मिनट लेंगे ना मेकअप करने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गया पाठशाला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज 2-3 मिनट लेट हो गए हम लोग, क्यों? गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गया। हाँ बताते हैं क्यों लेट हुए हैं, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है। सुप्रभात सर। हाँ गुड मॉर्निंग सेकेंडरी पाठशाला। गुड मॉर्निंग सर, पूर्णिया पाठशाला। ठीक है, उससे बोल दो थोड़ा गुनगुना पानी दे दे यार। जी कैसे हैं? ध्यान नहीं दे रहा था मैं। अच्छे सर। मैं ध्यान नहीं दे रहा था बाबू, गुस्सा तो नहीं हो गया? नहीं सर, नहीं। अरे क्या बात, क्या मोहब्बत आपकी। एक्चुअली मैं आया, मैं 8:57 पे आ गया था। मैं बताया ना कि मैं थोड़ा सा आजकल लेट आ रहा हूँ सुबह वाली क्लास में। तो हमारे यहाँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, सुन लो। हमारे यहाँ एक लोग काम करते हैं, मतलब ऑफिस बॉय समझ लो, हम लोग को चाय पानी पिलाते हैं। उनकी मम्मी का कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है। देखो बेटा, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अगर बहुत पैसा कमा रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बहुत छोटी नौकरी कर रहे हो और एकाएक फैमिली में कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर जांच लिखता है कि भैया ऐसा है, 10-12 हज़ार का जांच होगा और 5-6 हज़ार की दवा मिलेगी, तो जिसकी सैलरी 8-9 हज़ार है यार, वो परेशान हो जाएगा ना। मतलब जिसकी सैलरी 8-9 हज़ार है, सोचो वो महीने भर का खर्चा भी उसी में चला रहा है, बच्चे की फीस भी देनी होगी, बहुत सारी चीजें। तो गार्ड साहब ने बोला कि हमको कि सर देख लीजिए, कुछ पर्चा दिखाया उसने। तो अपने ही मेडिकल कॉलेज में, कानपुर मेडिकल कॉलेज में, अपने एक बॉस हैं डॉक्टर अर्पित सिंह, मैंने उनको फ़ोन लगाया तो बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो वही सब भेजने वजने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। अब उसका क्या है, 10-12 हज़ार रुपये बच जाएगा। देखो सरकारी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। सरकारी डॉक्टर कौन होते हैं? तुम ही लोग तो बनोगे सरकारी डॉक्टर चल के। अब तुम पैसा कमाने के चक्कर में प्राइवेट खोल लोगे, वो बात अलग है कि बाद में तुम खोलोगे, पहले आप सरकारी ही रहते हो। तो इलाज अगर डॉक्टर अच्छा है तो सरकारी प्राइवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही सब मदद करने लगा। मेरा नेचर थोड़ा हेल्पिंग नेचर है, और कोई भी अगर मेरे सामने रो दे और कह दे कि मैं परेशान हूं, तो मैं मान लेता हूं, भले वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ सच में होगा। क्योंकि मैं भी कभी परेशान रहता था तो मैं कह नहीं पाता था। इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप परेशान हैं, आप रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाएंगे आप। ये भी तो लगे ना, साला बुरा लग जाएगा, सब सोचेंगे कि क्या बात कर रहा है, कैसा है कैसा नहीं है, क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों की तरफ से तो अच्छा ही होगा। फ्यूचर में करोगे कि नहीं करोगे बे? पैसा लूटेंगे सबकी। देखो इस पाठशाला में मुझे नहीं पता कितने डॉक्टर बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ लोग तो जरूर बनेंगे। और जो लोग बनेंगे बेटा ना, बस एक काम जरूर करना लाइफ में। तुम क्या पढ़ा रहा था? ये सब पढ़ा दिया था क्या नेट पे यार? यस सर, भूल गया मैं, मेरे को सब याद है। मैंने बोला था 4 पेज पढ़ के आना, मेरे को सब याद है बाबू। यस सर। बस मैं सोच रहा था कि ये 11-13 में है। तुम लोग 11 में हो क्यों? यस सर। आओ बेटा सुनो, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं,
हाँ मैं बोल रहा था, बोल नहीं पाया कि बनना डॉक्टर तो जो जिनके पास पैसा नहीं होगा उनकी मदद जरूर करना, और जिनके पास पैसा होगा दबा के लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो गरीब होंगे, जिन्हें तुम्हें दिल से लगेगा नहीं यार इनकी मदद करनी चाहिए, अपनी जेब से कर देना। मैं गारंटी देता हूं जितना खर्च करोगे बेटा 10 गुना आएगा। अब तुम्हें ये पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर किसी भी जरूरतमंद की मदद आप 10 रुपए करोगे, पता नहीं भगवान है कि नहीं है ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन अगर ऊपर वाला है तो तुम्हें 10 की बजाय 100 मिलेगा। और ये होता है। समझ गए नहीं समझ गए? कभी कभी मान लीजिए अभी की स्थिति की बात करो, जैसे आप स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई बहुत भूखा है। देखो आप घर पे तो खाना मिलता ही है ना, मान लो 10 रुपए है तुम्हारे पास, अगर तुम किसी को दे देते हो तो पछताताप मत करना कि साला 10 रुपए था मैंने इसको दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं गरीब हो गया, अब वो ले गया पैसे। अगर दे दिया तो पछताताप मत करो, दिल से दिया है तो जरूर उसका फल मिलेगा और बहुत बेहतरीन मिलेगा। आइए चलिए इनके बारे में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सुनना बाबू, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है? बोले बोले बोले, Yes, sir. बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। Yes, sir. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। घटेगा। और आपको सभी को पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कैरेक्टर के, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। पूरा लिख देता हूं ना, बाद में परेशान हो जाएंगे। बेसिक कैरेक्टर लिख लो बेटा, सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। घटेगा। घटेगा। तुमने चलो ठीक है भैया, मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक में कंपाउंड वगैरह नहीं है सिलेबस में, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टीज एक दिन में खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको 3 लेक्चर लेके चलूंगा, दूसरा लेक्चर 1 लेक्चर और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? पढ़ के तो लगभग सब आए ही हो। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा बोरान किस में कंसीडर होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, किस में होता है? नॉन मेटल। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बोरॉन है वो बाबू क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल है। आज के बाद से बोरान के बारे में क्या जाना जाएगा कि ये नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एसिडिक। पढ़ा है ना, सब कुछ पढ़ा है, परेशान मत। और एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक ये जो होते हैं ये मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल। ठीक है। अब एनसीईआरटी खोलोगे, कार्बन वाली फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टी में जब जाओगे, पन्ना पलट के, अगर आपके पास है, नहीं है गरीब है तो कोई बात नहीं, कार्बन और सिलिकॉन के बारे में दे रखा। कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। मार्केट में सिलिकॉन के बारे में मेटलॉइड चल रहा है, मैंने भी आपको ट्रिक लिखवाया था, तो ट्रिक में बताना भूल गया था कि सिलिकॉन कभी कभी बिहेव करता है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोलेंगे कि ये नॉन मेटल है। गलती मत कर देना भैया, एलिमेंट आएगा मत करना गलती। जर्मेनियम और टिन के बारे में नहीं नहीं गलत लिख रहा हूं। जर्मेनियम जो है वो मेटलॉयड है और टिन और लेड जो है वो मेटल, मेटल। ठीक है। अब इतनी बात आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पता चल गई, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं तो आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कम से कम 2-3 सवाल तो आपके आईटीएस में पूछे ही जाएंगे। जी सर।
छापो तुम लोग, छापो। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, कर रहा है, बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाएगा। तो हो पाएगा ना? नहीं, उन्होंने अभी रिपोर्ट देके अभी तुरंत जस्ट फोन किया था, तो उन्होंने कहा आज रुकिए, अभी वो बताएंगे, तो उसके बाद जो है, इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैनिंग, तो आज रुक जाए ना, इतना क्या जल्दी है, कल करवा लेंगे। कल हम भी खाली हो जाएंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ भैया, तो एनसीईआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अभी पूछते हैं सवाल, बताना फिर। चलो बाबू आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सभी लोग तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भैया, तैयार हैं तो एक टॉपिक जो है नए सिलेबस में बहुत मेंशन किया गया है कि एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो ग्रुप 2 वाले, सॉरी पीरियड 2 वाले एलिमेंट है, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका एनॉमलस बिहेवियर के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है ना? चले बाबू आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, हेडिंग लगाइए, एनॉमलस। सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बिहेवियर या प्रॉपर्टी, बोरॉन एंड कार्बन। पहला, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने एक क्वेश्चन करवाया अभी तक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। बोरान जो है वो BF63 माइनस नहीं बनाता, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Absence of D or ठीक है, Absence of D. बोरॉन एंड कार्बन कैन नॉट फॉर्म more than 4 bonds due to absence of vacant d orbital। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब BF4 माइनस बनेगा, ठीक है, CF4 बनेगा, CCl4 बनेगा, लेकिन BF63 माइनस नहीं बनेगा, CF62 माइनस नहीं बनेगा, CCl2 माइनस नहीं बनेगा। अच्छा चलो सर, समझ में आया, तो बनाएगा कौन? AlF63 माइनस बनेगा। रीजन सबका पता है ना भाई, पूछेगा असर्शन रीजन में, याद रखना, असर्शन रीजन में पूछा जाएगा। असर्शन रीजन में या फिर 4 ऑप्शन देके पूछेगा, याद रखना, नीट में ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, आपसे पूछा जाएगा। AlF63 माइनस बनेगा, ठीक है, SiF62 माइनस बनेगा, GCl62 माइनस बनेगा, SiOH62 माइनस बनेगा। लिखिए फटाक से। एक दो बच्चे मेरे को मैसेज करे, सर एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है सर, ग्रुप में डलवा दो। अबे काम चोरो, ऐसे तो साला उसको क्या बोलते हैं, आइकॉग्नाइट मोड, कौन सा मोड होता बे? Incognito, sir. हाँ, इनकॉग्निटो मोड, हाँ वही जो भी है,
ऐसे तो इनकॉग्निटो मोड लगा के बहुत कुछ सर्च करते हो तुम लोग हैं। चलो तुमको पीबीला की वो पीडीएफ नहीं मिल रही है गधा कहीं का। हाँ SiCl6-2 एग्जिस्ट करेगा? कौन सा SI? Cl6-2। हाँ करेगा, SiCl6 करेगा। ब्रोमीन और आयोडीन नहीं करेंगे ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है ना? यस सर। हाँ ब्रोमीन और आयोडीन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रीजन क्या है? लार्ज साइज। दो टाइप के सवाल होंगे देखना, पहला तो बैकेंड डी ऑर्बिटल वाला होगा, लेकिन बैकेंड डी ऑर्बिटल है फिर भी, बैकेंड डी ऑर्बिटल है फिर भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग में 6 एटम लगे हैं, जो सराउंडिंग में 6 एटम लगे हैं वो रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है ना? वो तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया। दूसरा, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन एंड कार्बन कैन नॉट फॉर्म। बताओ क्या लिखने वाला हूं, बता दोगे मान जाऊंगा, बुद्धि तुम्हारी काम करती। गुड गुड गुड, वेरी गुड बेटा। क्योंकि आयनिक बॉन्ड की एक कंडीशन है, क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं है तो भैया इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कैटायन बनेगा नहीं, एनायन के पास जो दूसरा एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, एनायन बनेगा नहीं, तो ना ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी, ना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, कितना तकलीफ होता होगा। PbR6- एग्जिस्ट करेगा सर? PbR 6-। व्हाट इज R बाबू? PR सर, PR ब्रोमीन। PbR6-। नहीं, नीचे वाले तो वैसे भी अवॉइड करते हैं, SiCl6-2-। वो करेगा। तो एक क्वेश्चन आया था सर उसमें, स्पीशीज व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें आंसर यही था। क्या क्या ऑप्शन था? ऑप्शन था एक चीज और, एक चीज और, जैसे एक मैंने सवाल कराया था, मैंने लिखा था मैं इस सवाल को 2 तरीके से बना सकता हूं, ध्यान सुन सर। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टिंग इज मोर अनस्टेबल, एकदम सही तरीका सवाल पूछने का। तो आपने कहा अरे सर PbI4, ठीक है। इस सवाल को अगर मान लो मैं गांजा फूक लेता तो मैं पूछता कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी आंसर यही होगा। दोनों में डिफरेंस है दोस्त। क्यों? क्योंकि इन चारों में कौन सबसे कम एग्जिस्ट कर रहा, वही तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यस सर। सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं कह रहा हूं SiF6- दे रखा है, और कौन सा तो है GeF6- दे रखा है, ठीक है ना, SnF6-2- दे रखा है। इनमें पूछा जाएगा, अगर इनमें पूछा जाएगा तो नीचे वाले को बोलेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन बताओ कौन कौन सा था? तो पहला ऑप्शन था MCl5 PCl5। MCl5 PCl5। M क्या था? N सर। NCl5 PCl5, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड था सर OF6 ClF3। OF6 और ClF3, तो ये भी नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन था ZeH4 XeH4 और XeF2, ये भी नहीं करेगा। सर लास्ट ऑप्शन था PbR6- SiCl6-2-। ये करेगा। सर आंसर तो यही है सर, पेयर ऑफ स्पीशीज व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट में आंसर यही है सर। बैक पगला, डच एग्जिस्ट होगा क्वेश्चन। नहीं सर, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला NCl5 कैसे करेगा बताओ?
सर तो मतलब दोनों नहीं करना चाहिए, तो अच्छा ओके 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 ओके, मैं समझ नहीं पाया, क्वेश्चन में समझ नहीं पाया बाबू। अच्छा दोनों पेयर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, हाँ एकदम एकदम बहुत आराम से ये ऑप्शन हो जाएगा। रीजन क्या होगा? लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, यस सर। क्योंकि इन चारों में अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? चौथा। ठीक है, लिख लो अभी, एग्जिस्टेंस वाले फिर से बता दूंगा मैं, पढ़ लो एक बार। 3 रीजन होते हैं, तीनों बता दूंगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक साइज होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। उसमें सब कुछ लिखा दूंगा, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कितने करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे TLI3 मैं तुमसे पूछूं, TLI3 पूछूं तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? नहीं करेगा। L कौन सा एलिमेंट है? हेलियम। तो नहीं करेगा। TLI3 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा नहीं करेगा? हमने तो गेस किया कि वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो हो सकता ना एग्जिस्ट करे। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ ठीक है, तो क्योंकि आपको इसके बारे में पता है ना थोड़ा बहुत, इसलिए आप गेस कर पा रहे हो। लेकिन कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाते समय एक चीज बताई थी कि Cl6 माइनस, PBr6 माइनस और Pi6 माइनस, इन तीनों में मैंने आपको बताया था कि ये एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। अरे आपने जब PCl5 सॉलिड किया था तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस था कि नहीं था? यस सर। जब PBr5 करोगे तो तब भी आपके दिमाग में ये था कि नहीं था? लेकिन मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता, नहीं होता। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। रीजन आपको पता है ना, इसके रीजन क्या है? लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है ना। और नीट में इतना ज्यादा नहीं कि सब कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, जो यहां स्क्रीन पे लिखा अगर इतना याद कर लोगे तो काम चल जाएगा आपको। चले बाबू आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट बात करते हैं। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा, कोई बात छोड़ो, अब मैं बात ही नहीं कहूंगा। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ कार्बन और स्मॉल एटम like oxygen and nitrogen, but silicon and germanium नीचे तक cannot form multiple bond, cannot form multiple bond due to overlapping due to poor overlapping of p ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, मैं बात करूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, कितने बॉन्ड पॉसिबल है? होता क्या है इसका? ये भी 2p, 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 ये भी 2p,
ये भी 2p, ठीक है ना। अब कई लोग सोच रहे हैं बोरान क्यों नहीं बना रहा है। अब बोरान काहे बनाएगा, जिसका नेचर है बनाने का वो बनाएगा, कार्बन का नेचर है तो कार्बन की फैमिली का भी नेचर होना चाहिए, लेकिन कार्बन की फैमिली में नहीं बनता है। रीजन क्या है कि अगर इनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई जाए, ध्यान से समझना, और आपको पता है ये कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना, तो यहां पे 2p होगा, यहां पे 2p होगा, तो बनने वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, 2p पाई 2p पाई, ठीक है ना। और साइज कम होने की वजह से ये अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर आपने 3p पाई ले लिया या 2p पाई ले लिया तो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, बैड ओवरलैपिंग, बैड ओवरलैपिंग। मैं चाहता तो बस इतना लिखवा के आगे बढ़ सकता था, बट रीजन असर्शन रीजन में सवाल आएगा तो आप फंस जाओगे, बैड ओवरलैपिंग। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो दिमाग में आया कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है आपके पास, नोट्स एनसीईआरटी नोट्स है आपके पास। यस सर। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन खोलिए कार्बन का नोट, C triple bond O exist but Si triple bond O not exist. Due to bad overlapping. नहीं पता है, मैं बता रहा हूं कहां लिखा। केमिकल प्रॉपर्टीज 11.5.6 में आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा, लिखा है कि SiO only exist at high temperature. Oxides in higher oxidation state of element are generally more acidic. चलो वो तो सब छोड़ दो, अभी बताएंगे। The oxides of CO2, SiO2 and JO2 are acidic, whereas SnO and PbO2 are amphoteric in nature. Among monoxides, CO is neutral, GO is ठीक है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि CO2 और SiO2 तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, CO2 और SiO2 तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है SnO भी करते हैं, तो SiO नहीं कर रहा लेकिन SnO क्यों कर रहा है, SiO नहीं कर रहा लेकिन सॉरी SiO नहीं कर रहा लेकिन SnO क्यों कर रहा है एग्जिस्ट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई बता सकता है। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। जब SiO नहीं कर रहा है तो SnO PbO कैसे कर रहा है भाई, SnO PbO के लिए तो कोई बात ही नहीं लिखी है। बताइए। टेम्परेचर के कारण नहीं बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे जाते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच करता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चाहे Sn हो चाहे Pb हो, नीचे वाले जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना।
कार्बन और सिलिकॉन में आपसे अगर रीजन पूछा जाएगा तो रीजन हमने साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने पढ़ा होता एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होता तो पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर 2 के कॉर्नर में लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी। किसी ने पढ़ा? यस सर। पढ़ा होता तो कुछ तो समझ में आता। जहां पे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स और पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स की बात की गई है, डी पाई की बात की गई है। सब गधा हैं। वो लाइन समझ में नहीं आया था। पढ़े थे? ठीक है, क्या लिखा है? The combined effect of size and availability of d orbital considerably influence the ability of these elements to form pi bonds. ठीक है। The first member of group differ from the heavier members in its ability to form p pi multiple bond. ठीक है। And other second row elements CO and this type of pi bonding is not particularly strong. ये तो मैंने बता ही दिया that heavier p block elements, the heavier elements do फॉर्म पाई बॉन्ड्स बट इज इनवॉल्व डी ऑर्बिटल। ठीक है, चलो लिखा तो है एनसीईआरटी में। अभी मैंने पूछा ना SNO और PBO वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पी पाई ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीचे वाले पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ ये बातें। और ये इसलिए बोल रहा हूं, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो सवाल आ गया एनसीईआरटी की पॉइंट से तो आप फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजन आपको पता ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? द heavier elements do form pi bond but this involves d orbital, d pi p pi or d pi. As the d orbital are of higher energy than the p orbital, they contribute less to the overlap stability of molecule than does p pi. Bonding of the second row. लिखा तो है साफ साफ लिखा है कि as the d orbitals are higher energy than the p orbital, they contribute less to the overlap stability of molecule. यानी कि जो स्टेबिलिटी हम लोग इसमें बता रहे हैं ओवरलैपिंग का, उनमें वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं लगता है, क्योंकि वो डी वाले ओवरलैपिंग करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मैंने कौन पूछ रहा है? भागलपुर पाठशाला से। पूरी क्लास की हो बेटा तुम? बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p6 1s2 2p 3p2 3p2। हंस लो एक बार सब लोग, इस पे हंस लो एक बार। सालो शर्म करो कुछ, हंस तो लो, क्लास वाले प्रमोट कर रहे हैं सब। बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है तो तुम कहां आईटी के चक्कर में पड़े हो बाबू? तुमको कहां से ये समझ में आएगा कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं एग्जिस्ट कर रहा? तुम्हें पता ही नहीं है ना कि कौन कितने बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। वन एस टू टू पी 6। 1s2 2p। हाँ लेट जाओ, कल से जो है ना कंबल उम्बल लाना, वही बिछा के लेट जाना। बेटा जो बच्चा सवाल पूछ रहा था मैं उसको जवाब दे रहा था, क्योंकि वो बच्चा उस लेवल के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैं उसको जानता हूं वो बराबर सवाल पूछता है, उसके नंबर भी ठीक ही ठाक आते होंगे, इसका मतलब वो पढ़ भी रहा है। और तुम्हारे लेवल का सवाल बस इतना है जितना यहां पे लिखा गया है, तुम्हें बुद्धि लगा के नहीं सोचनी है। अगर आप सिर्फ नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो अगर बुद्धि नहीं है तो ज्यादा लगाओ मत, बस ये समझ लो कि अगर सेकंड पीरियड के हैं तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे? 4। अगर सेकंड पीरियड के हैं तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। बोरान
कार्बन कार्बन, 4 बॉन्ड बना रहे हैं एग्जिस्ट करेंगे, 6 बना रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये हमने क्यों लिखे हैं? ये एनसीईआरटी में है तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दिया है कि जो नीचे वाले हैं वो 6 बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम्हें इसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि कौन एग्जिस्ट करते हैं, बस तुम्हें ये याद रख लेना कि हाँ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक से नॉलेज रखते हो तो आओ फिर बात करें। अब तुम्हें बेटा बोरान और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है। जिसको यही नहीं पता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बता पाएगा बताओ? बोरॉन 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। पूछो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है बाबू। मुझे पता है तुम्हारी क्लास में और भी लोगों को नहीं आ रहा, इसलिए हंस नहीं रहे हैं बाकी लोग। सब लोग सोच रहे हैं हाँ सही बात तो कर रहा है, अपने को भी तो नहीं आ रहा। लड़कियां तो ऐसे देख रही हैं जैसे लग रहा हो कि अभी कुछ बटेगा। कुछ नहीं बांटेंगे बेटा, परेशान मत। जिसका कहो उसका एक्सप्लेन कर दूं कि कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे। जिसका कहो उसका एक्सप्लेन कर दूं। बोरान का कर दूं कि कार्बन का कर दूं? कार्बन का कर दे। ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे बात किया जाए तो हमेशा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, अंदर वाले नहीं देखते हैं, क्योंकि अंदर वाले कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना, अंदर घुस के कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर मैं 2s और 2p के बारे में बात करूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। ठीक है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। ठीक है ना, 2 अनपेयर्ड है। लेकिन कभी भी बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में नहीं होता, हमेशा क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा। क्योंकि जब आप किसी को देखकर एक्साइटेड होगे तभी तो बात आगे बनेगी। यानी कि जब कार्बन के पास कोई भी एटम आएगा बॉन्डिंग करने के लिए तो ये एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे ही एक्साइटेड होगा तो ये अपने ही बैलेंस ऑर्बिटल, जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वैसे इनको बैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी कि 2s 2p 2d 2f अगर पॉसिबल होता तो, पॉसिबल तो नहीं है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सिंगल सिंगल हो जाएंगे, 1 1 1 1। क्योंकि घर में भाई इसके 4 लोग हैं, बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग कभी नहीं होती, हमेशा एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? स्ट्रक्चर आइटम पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां चला जाता है? बोलो बोलो बोलो, बताया है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां चला जाता है? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और 2s से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका है? 2p का। बताया नहीं गया है ये बात? तो यहां से यहां चला जाएगा। अब जितने खाली हैं ये भी किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। अब चाहे सिंगल बनवाओ चाहे डबल बनवाओ, चाहे सिंगल बनवाओ चाहे डबल बनवाओ। बोरान का बताया है ना मैंने तो, और नाइट्रोजन का बता देता हूं। अगर नाइट्रोजन 5 है तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p। पक्का? कौन से किस्म का गांजा पी रहा है बे कि कोई टेंशन ही नहीं है? कि खैनी तो नहीं खा रहा है? रख लिए हैं सर, चला डॉक्टर बनेगा बे, सुर्ती खाता है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, ध्यान समझना, सबको समझ में आएगा बेटा, बस ध्यान से देखते जाओ। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी है, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। हर चीज का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है, इसीलिए लोगों से सुना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रट्टा मारते हैं। अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये 2s है। हाँ बोलो। इन पे 5 लिखते हैं, 7 होगा ना वो ब्रैकेट में। हाँ ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं? 3 है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कब आएंगे? जब इनको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कैसे मिलेगी? इंडक्शन से मिलेगी। जब आप किसी एटम को इसके पास ले जाओगे तो ये अपने आप इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलेगी। ये सब हाइपोथेटिकल फेनोमेना बेटा, कैसे मिल रही है इसको तो आज तक कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाया है, तो मैं कहां से कर पाऊंगा? थ्योरी बनाने वाले लोग नहीं कर पाए। ये 2s है, ये 2p है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तुमने कहा कि सर शिफ्ट होगा क्यों? डब्बा भी तो खाली होना चाहिए ना। आपने चलो एनर्जी दे दी भाई, आपने एनर्जी दे दी, एक्साइटेड होके जा रहा है, कहां जाएगा? कहां जाएगा बताओ?
खाली डब्बा भी तो होना चाहिए, खाली डब्बा तो है नहीं। अरे भाई खाली डब्बा है क्या? खाली डब्बा नहीं है। बेचारा नाराज होके चला आया। इसने कहा एक्साइटेड स्टेट में भी मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये लोग अपना मस्त घूम रहे हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तुमने कहा अच्छा, यानी कि नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगा। क्या करेगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा। यही है लोन पेयर। ये जो 2s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तुमने कहा आपने तो बताया था मैक्सिमम 4 बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन आने वाला कोई गरीब भिखारी होगा। जैसे मान लो कोई भी एक एटम आ रहा है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। याद करो H+, याद करो वैकेंट ऑर्बिटल था। BF3 याद करो, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था तब इसने कहा कि चलो तुम लोग तो शेयरिंग करके बनाओगे, लेकिन मैं राजा आदमी हूं, मैं डोनेट कर दूंगा उसको। यानी कि नाइट्रोजन ऐसे भी हो सकता है कि अपना किसी को डोनेट कर दे, उस कंडीशन में 4 बॉन्ड बनाएगा। आराम से देख लो, फिर समझाते हैं। आराम से देख लो और ये सब लिख लो बेटा। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो लिख लो, नहीं है तो मत लिखो। नाइट्रोजन कब 3 बॉन्ड बनाएगा, कब 4 बॉन्ड बनाएगा, समझ में आया? अगर शेयरिंग करके बनाएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। यहां पे क्या होगी? शेयरिंग होगी। ओनली शेयरिंग बोल दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पे शेयरिंग प्लस कोऑर्डिनेट बनेगा। अरे शेयरिंग मतलब कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट मतलब कोवैलेंट अनइक्वल शेयरिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया? समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझे? अगर ऑक्सीजन होता तो ये 2p4 होता, यहां पे 2 होते, यहां पे भी पेयर होता, तब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता? 2 बॉन्ड बनाता शेयरिंग के साथ। लेकिन मैंने बताया ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तब क्या होता? तो ये p के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर तो थे ही, p के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता, तब उसके कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई होगी तो अंदर वाला भी तो दे सकता है भाई। अंदर वाला क्यों नहीं कर सकता? अंदर वाला कर सकता है, बट वो रेयर केस में, और वो करेगा नहीं, ठीक है ना। अभी मैं ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग समझाऊंगा तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बट याद रखना कि हमेशा वो क्या करेगा? सिर्फ एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, सिर्फ एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये सर समझ में आ गया। यस सर। अगर मान लो मैं बोरान की जगह एल्युमिनियम ले लूं, चलो सिलिकॉन ले लेता हूं। सिलिकॉन कितना होता है? 16। क्यों? ओ सर 40। बस चेक कर रहा था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d 0। यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर तुम बात करोगे, ध्यान समझना, तो 2s 1 डब्बा, 3s 1 डब्बा, 3p 3 डब्बे और 3d क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 3d 5 डब्बे। अब आपने कहा कि सब एक्साइटेड हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तुमने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई बात नहीं है। ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, खाली तो है ना, आओ लेके। ये कहां मना कर रहा है? ये तो कह रहा है आओ लेके। आप लेके आओगे तो दे दोगे तो बॉन्ड बन जाएगा। जैसे BF3 में था, क्या था? अरे BF3 में एक वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था? BF3 में एक वैकेंट ऑर्बिटल था। अब इसको H+ के साथ मिलाओगे तब थोड़ी बॉन्ड बनेगा, लेकिन BF3 को तुम F- के साथ बना दोगे जिसके पास
इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो कहेगा भाई मैं दूंगा तुम्हें, तो यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। अब NH3 है आपके पास, H+ के पास जाओगे, इलेक्ट्रॉन है, खाली डब्बा दे देगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर NH3 को F- के साथ ले जाओगे तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, डब्बा किसी के पास खाली नहीं है। बेसिक चीज है यार ये सब, तो मतलब हमें लगा ये सब तो अज्यूम कर लिए होगे तुम लोग। अरे बॉन्डिंग 2 केस हो रही है ना, 3 केस में हो रही है। एक होती है ट्रांसफर, एक होती है शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, एक होती है अनइक्वल शेयरिंग। अब ये थोड़ी किसी ने कहा कि नहीं भैया हर में इक्वल शेयरिंग होगी। इसमें बनने वाले और जितने बॉन्ड होंगे, जैसे आपने SiF4 बनाया, ठीक है, बन गया, मस्त एग्जिस्ट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर SiF4 के पास 2 F- और आएंगे, अच्छा अब आप कहोगे सर 5 डब्बे हैं तो 5 F- क्यों नहीं आ सकते? गुड क्वेश्चन। बेटा एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो बहुत हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, लैटिस एंथैल्पी उस पर भी डिपेंड करती है। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ तुमको एक कंपाउंड दिखेगा आयोडीन, कोऑर्डिनेशन का नंबर होता है नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। पहले एक सॉलिड स्टेट पढ़ते थे हम लोग, अब ये भी बात याद रख लो दिमाग में कि 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए? सिर्फ एक होगा, कौन? आयोडीन। और आयोडीन का हक भी बनता है कि उसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस सबके साथ क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। जो IF7 बनता है, याद रखना, जो IF7 बनता है 1 2 3 4 5 6 7, वो सबके साथ शेयरिंग होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो सबके साथ क्या होती है? शेयरिंग होती है। यहां पे सबके साथ शेयरिंग नहीं होगी। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा SiF6 में कितने बॉन्ड हैं और कौन से बॉन्ड हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कोवैलेंट भी है और प्लस कोऑर्डिनेट भी है। इस बात को तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे NH4+ में कौन से बॉन्ड हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। नहीं बताया? अरे क्या ये बात बताया नहीं बताया? तुमको समझ में आया? पहले बोरान का तुम पहले से जानते हो, नहीं जानते तो बता दे रहा हूं। 2s 2p, तुमने कहा एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक डब्बा खाली रहेगा। यानी कि 3 तो शेयरिंग के साथ बनाएगा, एक इसको कोई देने वाला मिल जाए, ठीक है। कार्बन में इसने कहा भैया मैं मना कर रहा हूं, मेरा सब ठीक मामला चल रहा है, तो ये सब शेयरिंग के साथ बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। याद रखना, कार्बन कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ना ही ले सकता है ना ही दे सकता, बोरान बना सकता है। नाइट्रोजन ने कहा भैया हम तो खुद ही देने वाले लोग हैं, आप खाली डब्बा लेके आओ हम देंगे, तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताया नहीं बनाएगा तो 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर। ये सब बहुत बेसिक जाके मैं बता रहा हूं, हालांकि ये सब चीज आपको पता नहीं होगी, क्योंकि कैसे पता होगी, आप तो हम ही से पढ़ रहे हो ना, हमें तो पता ना कितना पता कितना नहीं पता है। हालांकि इन सब की कोई डिस्कशन नहीं है अपने सिलेबस में, बट ठीक है, जनरली लोग बता देते हैं खाली डब्बा लोन पेयर बना देंगे बॉन्ड। फिर हमने सिलिकॉन की बात की, हमने कहा चलो सिलिकॉन के बारे में सीखते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल भी है, तो 4 बन गए, तो डी खाली है। अब दिमाग में आया यार कि डी खाली है तो क्या होगा, खाली डब्बा तो लेके जाओ लोन पेयर, दो उसको। तो SiF4 तो भैया ये कोवैलेंट बनाएगा। SiF6 जो होगा, SiF6 2 माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 F- आ रहे हैं, 2 लोग F- आ रहे हैं। अब तुमने कहा कि भैया 2 ही क्यों आ रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर की चीज होती है, उसका भी ध्यान रखना है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर की चीज होती है, उसका भी ध्यान रखना है कि अगर 6 से ज्यादा ले आओगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि जो आपने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ऐसे अरेंज किया गया है कि उनका रिपल्सन एकदम मिनिमाइज हो, लेकिन 7 ले आओगे कोऑर्डिनेट में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इतना ज्यादा रिपल्सन होगा कि वो टूट जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को पता है 90% बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, साला फर्जी में सुन रहे हो बस। कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? किसका?
सल्फर 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 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ बाबू। 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 16 होता है। धन्य हो माते। बेटा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता है वो बिल्कुल दूर रहे इससे, क्योंकि उनको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। 3p4 3s 3p 3d। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसने कहा मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो जाएगा, मैं सब कुछ शेयरिंग करूंगा, मैं सब कुछ शेयरिंग करूंगा। SF6 में सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं, SF6 में सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं। कभी भी गलती से SF6 2- मत लिख देना। इसका ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, ये तो गलत हो गया ना भाई। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। चार्ज लगने का अपना एक रीजन है। अगर तुम फ्लोरीन के साथ ला रहे हो तो सभी शेयर्ड बनेंगे, और शेयरिंग वाले सारे क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर 3 मैं और लाऊं तो SF6 की मैं 9 3- बना दूं। डज नॉट एग्जिस्ट। आपने कहा कि भैया ऐसा है SF6 तो बन ही रहा है, मैं 3F- इसके खाली डब्बों में दे रहा हूं। नहीं, मना कर देगा, मना कर देगा भाई। ड्यू टू रिपल्सन सराउंडिंग एटम। मैक्सिमम एग्जिस्टेंस कितने की हो सकती है? 6 की। आयोडीन को छोड़ दो, आयोडीन एक्सेप्शनल केस है। जैसे मैंने बोला था ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी सेकंड पीरियड की कितनी होती है? 4, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी थी? 3। 3 उसका भी अपना एक रीजन था ना भाई। ओ भैया बाबू, क्या पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर बे, बेइज्जती करवा रहा साला। दट पढ़ता लिखता नहीं है तू, कमजोर नहीं है बे, कामचोर है, कामचोर कहीं का। कमजोर बच्चों का तो मैं स्वागत करता हूं, कामचोरों से नफरत है मुझे। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो आयनेशन एनर्जी कैसे समझ गया? चल सल्फर और ऑक्सीजन में बता किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? कितने लोगों को पता? भागलपुर पाठशाला 11। क्या कर रहे हो भाई? भागलपुर पाठशाला 11 में कितने लोगों को पता है? सब पन्ना पलट रहे हैं, पन्ना पलट तो रहे हैं, फिर ऐसे सरंग हमारे ऐसे कर रहे हैं। बेटा उससे काम थोड़ी चलेगा। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। सल्फर ऑक्सीजन में किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? दरभंगा पाठशाला में क्लास इंचार्ज देखें, ये बच्ची सो क्यों रही है? जो ब्राउन कलर का स्कार्फ पहन के आगे बैठी हैं, रेड कुर्ती एंड ब्राउन स्कार्फ, सो क्यों रही हैं? माइक दीजिए इनको। पढ़ा लिखा है तो सब बेकार हो गया बेटा, पढ़ा लिखा है तो सब तेल लेने चला गया, क्या ही मतलब? बताइए। दरभंगा पाठशाला, अरे उनसे बोले माइक दीजिए, उनसे पूछेंगे ना क्यों सो रही हैं। मैंने एक नई नौकरी शुरू की है, सफाई कर्मी का। अब या तो तुम मेरा सफाया कर दो, भगा दो, या तो मेरे को, या तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। 2 ऑप्शन है। बहुत खुली बात बोल रहा हूं, मेरे को बहुत टीचर फोन करते हैं, क्या साला फीडबैक खराब हो गया, रोते रहते हैं। बे साला क्यों रो रहा बे? ये चूजे डिसाइड करेंगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। जिन चूजों को दाना नहीं खाना आता है वो डिसाइड करेंगे।
दरभंगा पाठशाला, माइक नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग सर। क्या बेटा क्यों सो रही हो? सर गर्दन में दर्द हो रहा था, सिर्फ सर 2 मिनट के लिए। सर में दर्द हो रहा है? नहीं, गर्दन में। गर्दन में दर्द हो रहा है? तो ऐसे क्या, मतलब ऐसे ऊपर देखती रहती हो क्या दिन भर? मेरा ठीक है, ठीक है बेटा, अब दोबारा मत करिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जाइए बाहर एक्सरसाइज कराइए, ऐसे 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 15-20 बार करिए, अभी सब सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज होते थे। चलिए बताइए, सल्फर ऑक्सीजन में किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? कौन बताएगा? बैक पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। हजारीबाग पाठशाला से सिर्फ एक बच्चा बताया। धन्य हो गया मैं कि मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी, मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं और आपको आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं आ रहा है। सर आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी एक होगा। जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं मैं उनको बता दूं बेटा कि जब नया चैप्टर शुरू होगा पीछे का आप भूल जाओगे, कोई बात नहीं, नेचुरल है, लेकिन उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूं, बाकी तो देखो बेटा रिपीट करेंगे वो, उनको 2 साल बाद बुद्धि उनकी खुली गई कि अच्छा पढ़ना चाहिए था। और बाप की बपौती नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, वो यूट्यूब पे तुमने देखा होगा ना कि सर मेरी 11th पूरी बेस्ट थी सर, मैं एम्स दिल्ली में जा रहा हूं। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग, गुमराह कर रहे हैं आप जैसे चूजों को, ठीक है ना। सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं, मैं अपनी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स वाला के सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, नौकरी भी तो करनी है ना भाई, मैं फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा हूं, सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। सब स्क्रिप्ट पहले पढ़ाया जाता है, जब तुम आओगे सेलेक्ट होके तो तुमको भी मैं स्क्रिप्ट दूंगा, ठीक है ना, कि राहुल सर से बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता है, जय सर से अच्छा केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता है, और बॉटनी सदाब सर पढ़ाते हैं, खुदा है खुदा, वो सर बॉटनी पढ़ाते नहीं पिलाते हैं वो। जूलॉजी कौन सर पढ़ाते हैं? हाँ तुषार चोपड़ा सर, वो तो एकदम फील ही करा देते हैं कि कौन सा अंग कहाँ है, समझ गए कि नहीं समझ गए? वो आपको स्क्रिप्ट मैं दूंगा, मैं जब आप आओगे उस लायक हो जाओगे, एम्स में जाने लगोगे, मैं स्क्रिप्ट दूंगा, परेशान मत हो। और तुमसे भी बोलूंगा कि तुम्हारा बेसिक बहुत गंदा था, तुम्हें बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता था, लेकिन फिर भी तुम एम्स जा रहे हो, उसका देन कौन है? मैं हूं, मैं ही खुदा हूं। समझ गया कि नहीं समझ गया बाबू? ठीक है, वो सब स्क्रिप्ट उसके मैंने तैयार करके रखी है, पहले आओ तो सही। समझ गए कि नहीं समझ गए? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड इट्स हाई बॉन्ड एनर्जी सॉरी थोड़ी सी कटिंग करूंगा, कार्बन shows high catenation power due to small size of carbon
कार्बन लिख दिया था, कार्बन एंड इट्स हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, कौन सी गीत सुनाओ, एसन एसन, पीबी पीबी। डू यू नो अबाउट कैटेनेशन पावर, सेल्फ लिंकिंग पावर? किसी को अगर ना समझ में आए तो लिख लेना, सेल्फ लिंकिंग पावर बोलते हैं। एनसीईआरटी पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तुम छोड़ दो। अगर मैं इनकी बात करूं, डू नॉट शो कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन पावर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, खुद से खुद को जोड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं कैटेनेशन पावर। और कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं तो अगर सिलिकॉन की ज्यादा होती तो हम लोग ऑर्गेनिक की जगह सिलेन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते। समझ गए कि नहीं समझ गए? तब कार्बन की स्टडी थोड़ी करते हैं। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है अपने साथ के लोगों के साथ, मतलब कितने भी कार्बन के साथ जोड़ दो, 30 40 50 60 100 150, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये नहीं शो करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? कभी भी जी एसन एसन पीबी पीबी खुद से लिंक नहीं होते हैं, और किसी और ग्रुप में ऐसी टेंडेंसी नहीं है। ध्यान से समझना, किसी और ग्रुप में ऐसी टेंडेंसी नहीं है। अगर नाइट्रोजन की भी इतनी टेंडेंसी होती कि कई नाइट्रोजन एक साथ जुड़ सकते थे तो हो सकता हम नाइट्रोजन केमिस्ट्री पढ़ते। समझ गए कि नहीं समझ गए? फ्लोरीन केमिस्ट्री पढ़ते, अलग अलग से पढ़ते। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना? वहां पे कैटेनेशन पावर पढ़ने को लिखने का रीजन क्या है भाई? कार्बन अलग बिहेवियर शो कर रहा है, किससे? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, टिन से, पीबी से। इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं? एनोमलस प्रॉपर्टी में रखते हैं। एनोमलस प्रॉपर्टी वो होती है जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या करते हैं? बोलो, अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। किससे? अपने ग्रुप वाले एलिमेंट से। ठीक है, अगर मैं तुमसे मोटा मोटा कहूं कि एनोमलस बिहेवियर किसकी वजह से हो रहा? एनोमलस बिहेवियर, गुड गुड बेटा, क्या बोलोगे? स्मॉल साइज, दूसरा गुड गुड बेटा, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तीसरा हाई आयनेशन एनर्जी। समझ गए कि नहीं समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया बट ठीक है, ये समझ लो। स्मॉल साइज है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, और हाई एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए रीजन तो आप मोटा मोटा ये बता सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करके आपको चारों चीजें बता दी। चलो एक बार मन में रिवाइज करो, पहला क्या एनोमलस प्रॉपर्टी था? बोलो, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोलो बोलो, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा क्या था? हाई आयनेशन एनर्जी ऑफ बोरोन एंड कार्बन। ठीक है,
केटेनेशन का मतलब समझ गए ना क्या होता है? यस सर, यस सर। और एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, जैसे कार्बन एंड डायमंड। यस सर। पढ़ेंगे अभी हम लोग उसके बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी की जो थ्योरी आपने पढ़ी थी उसमें से मैं चुरा के लाया था कि चलो ये सब चारों पांचों पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एग्जिस्टेंस में अगर किसी को दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी, अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो सारे मॉलिक्यूल्स का मैं पढ़ा दूंगा जितना एनसीईआरटी और नीट में है। और आप यकीन मानो सिर्फ इतना ही एनसीईआरटी और नीट में है। आप एनसीईआरटी का पन्ना खोल के देख लो, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको दिखेंगे कहां पे? 15.5.6 अभी कुछ बोला था ना मैंने, 1.6 आपने ध्यान नहीं दिया। जहां हमने एसआईओ की बात की थी उससे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे में कंपाउंड आपको दिखेंगे। सिर्फ इन्हीं कंपाउंड के बारे में जानना है, लेकिन ठीक अगर आप बहुत एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पहले पी ब्लॉक खत्म कर दो। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलिए आइए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब तो जानकारी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला क्या होगा? साइज। क्या साइज सभी को पता है? ग्रुप 13 के साइज की बात की जाए तो क्या सभी को पता है? यस सर। बोरॉन से ज्यादा, अरे तो पता तो बोलोगे तब ना पता चलेगा। बोरॉन से ज्यादा किसका होगा? गैलियम, गैलियम से ज्यादा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा, हीलियम, इंडियम से ज्यादा, हीलियम। हेलियम। ग्रुप 14 के साइज की बात की जाए, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टिन, टिन से ज्यादा लेड। पीबी को क्या बोलते हैं? प्लम्बम या लेड। क्या बोलते हैं? प्लम्बम या लेड। और लेड खाने से, लेड को हिंदी में सीसा भी बोलते हैं, जानते हैं आप लोग? पहले के राजा महाराजाओं को मारने के लिए विष कन्या यूज की जाती थी। मान लो कोई भी राजा ठरकी टाइप का नहीं है तो क्या करोगे? ठरकी टाइप का नहीं तो उसका विष कन्या से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर उन्हें मारने के लिए हम लोग लेड पिलाते थे। किसमें? दूध। राजाओं के भी अलग अलग शौक होते थे ना। साला खाना खाने के बाद तुमको क्या शौक है दूध पीने का बे? तो दूध पीते थे, और उसी दूध पीने में, उसी दूध में उनके क्या मिला दिया जाता? लेड। लेड क्या करता है? आपको तुरंत नहीं मारेगा, वो धीरे 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 6 महीने 7 महीने में आपके पेट के अंदर, आपके अंदर जितना भी सिस्टम है सब खत्म कर देगा। और पहले पेट का क्या होता है? अल्ट्रासाउंड और कौन सा स्कोपी, एंडोस्कोपी, कुछ कुछ जो जो भी होता है पहले नहीं होते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है तो वैद्य को बुलाया जाता था, वैद्य कुछ पिला उला देते थे तो ठीक हो जाता था। पहले थोड़ी जांच करा लो, सीसा गया पेट में, लेड, लेड को सीसा भी बोलते हैं, तो मारने के लिए यूज करते थे। विष कन्या के बारे में सुना कि नहीं सुना तुम लोगों ने? पहले की कहानी, सही बात है, ये झूठ नहीं है, ऐसा हमारे बहुत सारी किताबों में भी लिखा है। पहले क्या करते थे, जैसे कोई लावारिस लड़की हो उसको क्या करते थे? एडॉप्ट करते थे। लावारिस लड़की हो, तैयार भी उसी हिसाब से किया जाता था। दुश्मन लोग करते थे राजाओं पे हमला करने के लिए या फिर किसी वजह से, फिर उनको सांपों के साथ रखते थे। और सांपों के साथ रखने का मतलब ये नहीं कि सांप के साथ वो खेलती थी, सांप का छोटा छोटा जहर, बहुत छोटा छोटा बाइट उसको दिया जाता था, यानी कि उसके अंदर सांप का जहर पैदा किया जाता था छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे। वो एक्सपर्ट हुआ करते थे, पता नहीं कैसे करते होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तुम लोग मत करने लग जाना। छोटा छोटा जहर उसके अंदर डालते थे, और जब वो बड़ी होती थी तो वो उसके अंदर इतना जहर हो जाता था कि अगर वो किसी को चाट ले तो मर जाए। समझे? जीव कितने खतरनाक होता लोगों का, काट ले तो विष आ जाए, इसलिए बोलते थे विष कन्या। नहीं सुना ये सब कहानियां? मूवी नहीं देखे हो?
देखे हुए सर। लेकिन मूवी में जैसा दिखाते हैं नागिन जैसी होती वैसी नहीं होती थी, वो लोग नॉर्मल होती थी, इसमें नागिन जैसे दिख रही रियल है। में देखे हैं। रियल में देखी हो? कौन है विष कन्या? कौन है जिसके अंदर इतना विष भरा हुआ है? दूसरा, आइए बेटा, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 की बात अलग से कर रहे हैं और ग्रुप 14 की बात अलग से कर रहे हैं। क्या ये पहले पढ़े नहीं हैं? आप सब पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं। यस सर। आप कमजोर नहीं कामचोर हो चुके हैं और हमको पता है ये कामचोरी आपको एक दिन खा जाएगी। 15324। ठीक है, अब आज से ये W याद रखेंगे। आज से ये W याद रखेंगे। यहाँ पे बोरॉन होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, हेलियम होगा। बस ये W आपके W से अलग है। आपका W सीधा सीधा होता है, ये W थोड़ा सा लटक गया है। समझ रहे नहीं? समझ रहे? ये W थोड़ा सा लटक गया है, यहां से नीचे से खींच लिया तो ये नीचे हो गया, तो ये भी तो नीचे हो जाएगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहले ये W यहां हुआ करता था, ये यहां हुआ करता था, हमने थोड़ा सा खींच लिया तो नीचे हो जाएगा। और लेवल आपको पता है। ऐसे डायग्राम बना के जेई वालों ने पूछा है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी को ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ABCD लिखा था, दिमाग झंझना गया था जब पहली बार आया था लोगों का, समझ ही नहीं आया लोगों को क्या है। लेकिन बुद्धिजीवियों की कमी थोड़ी है। उस टाइम पे बहुत सारे, एक हमारे सीनियर थे, सिद्धिकांत नाम था उनका, आज बहुत अच्छी कंपनी में है, या ईयर 1 था उनका, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए थे। केमिस्ट्री में उनके अच्छे मार्क्स थे, पूरे मार्क्स थे। समझ गए नहीं समझे? तो धरती वीरोस खाली थोड़ी है। तब लोग पढ़ाने शुरू कर दिए थे उस साल से, क्या अच्छा इसको भी पढ़ाओ भाई, ऐसे होता है। यानी कि सोचो, ऑर्डर याद है वो तो ठीक है, तब तो सिलेबस भी बहुत ब्रॉड था ना, और ये डायग्राम में सेट करके उसने पूछा, तो हम लोग भी याद रखेंगे आज के बाद। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? बोरॉन, फिर हेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम 15324 बताया कि नहीं बताया? यस सर। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों? इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लेवल देख लो क्या है। बताओ, सबसे ज्यादा किसका? कार्बन, फिर सिलिकॉन, लिखो। अब चार्ट खोल लीजिए आप लोग, जो आपका चार्ट बनाया गया है उसको खोल लीजिए एक बार आप लोग। चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन आया, अगर नीट टफ हो गया, नीट टफ हो गया, अगर नीट टफ होगा, याद रखना, तो आयनाइजेशन एनर्जी से हर साल सवाल आता है, तब यहां से पूछा जाएगा। 25-26 का नीट अगर टफ होगा तो सवाल यहां से पूछा जाएगा।
और उसको पूछने की बजाय ये पूछेगा। तुमको क्या लगता है सबको याद रहेगा ये? तुमको क्या लगता है ये चीज सबको याद रहेगी? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है, जो तुम्हें लगता है सबको याद रहेगा? लेकिन जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है उसको याद रहता। रीजन क्या है? बुद्धि तेज है? नहीं बे, कंसिस्टेंसी। वो पीछे की चीजों को हमेशा रिवाइज करता है। ध्यान से समझना, दिवाली के बारे में बता दे रहा हूं, आज लास्ट क्लास ना दिवाली से पहले। क्यों? ओह माय गॉड, आज तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बस इसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं खत्म नहीं करना चाह रहा था इसका टेस्ट 20-25 को है शायद, पी ब्लॉक का। टेंशन मत लो, पी ब्लॉक खत्म करके एक लेक्चर और लूंगा बस। मैं थोड़ा सा झेला रहा हूं आपको, मतलब आपको लगे कि हाँ धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक ऐसी चीज है रट्टा मारने वाली है, जल्दी समझ नहीं आती है। और आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, फिर वो साला पढ़ाता नहीं अच्छा। और जिसको मैं डाटा वो भी क्या करेगा, वो भी तो साला कहेगा ना इसको साले को मैं माइनस में रेटिंग दूंगा। गुस्सा भी तो भड़ास निकालेगा ना। अब जैसे मोतिहारी पाठशाला के जो चूजे हैं वो हमसे खुश थोड़ी होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे आएगा तो साले पकड़ पकड़ के करवाऊंगा। नहीं, लेकिन बाकी मोतिहारी पाठशाला वाले बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सही से बोल रहा हूं। आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खोलो। कैसे निकालिए? लिखा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट। यही तो लाइन बताना बाबू, यही तो पूछा जाता है असर्शन रीजन में, गलती हो जाती है। फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबका एक ही रीजन है, क्या? साइज। सबका एक ही रीजन है। ग्रुप 13 में सारा सबसे ज्यादा कचाइन क्या है? किसकी वजह से? साइज की वजह से। तुमने अच्छा ये पूछा जा सकता, बिल्कुल ये लाइन लिख के पूछी जाती भाई, मैंने देखे हैं बहुत सारे पेपर में। दूसरा तुमने कहा अच्छा बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। फिर इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर तो यही ना हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो इन तीनों को ऐसे पलट दो। अरे इन तीनों क्यों, चारों को ऐसे पलट दो। डेटा देख के बताओ, सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा। डेटा देख के बता रहे हो ना? यस सर। इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ओके। ग्रुप 14 के बारे में बताओ। खत्म हो गया भाई, एक्सेप्शन की भरमार। मैंने आपको ये लाइन बोली होगी पहले भी, एक्सेप्शन की भरमार सिर्फ कौन है? ग्रुप 13। याद करोगे तो खेलोगे, नहीं याद करोगे तो रोगे बेटा। कुछ नहीं कर सकते अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? ठीक है, लिखा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है किससे? हायर देन ग्रुप 13 के ग्रुप 13। तुमने कहा सर वो तो हम भी जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सर बढ़ेगी। 15 किससे ज्यादा होगी? 16 किससे ज्यादा होगी? 17 की और ज्यादा होगी, ठीक है। एक लाइन लिखी है इसमें कि एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबी आर ऑलमोस्ट द सेम। वाओ, क्या बात। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? बोला है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम और
टिन और पीबी लगभग सेम होते हैं, लेकिन हमें तो ओवरऑल ऑर्डर चाहिए। ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा और नीचे वाला भी पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो कार्बन का होगा, सोचना ही नहीं है। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद पीबी का होगा, फिर तीनों के बराबर होंगे। तीनों का लिख दो, तीनों का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं कहता हूं इन तीनों का जब सेम है तो कुछ भी लिख दो पहले, क्या फर्क पड़ता है। और ये ऑर्डर ना पता होने पे गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाएगी अगर मुझे ये ऑर्डर नहीं पता रहेगा कि किसका कि पीबी का 0.1 ज्यादा होता है। कार्बन का तो सभी जानते हैं कितना होता है, 2.5। पीबी का 1.9 होता है और इन सभी का 1.8 होता है। 8 होता है। और ये सब चीजें पता नहीं होती, ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हैं। चलो बाबू आगे बढ़े। अगला मेल्टिंग पॉइंट 35 पे मुझे बता देना, 35 पे मुझे बता देना बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे क्या करना है, पढ़ाई तो होती रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट बताइए। अगला मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? लैटिस एंथैल्पी पे। मेल्टिंग पॉइंट में करना क्या है? तोड़ना है। किसको? मेल्टिंग पॉइंट में किसको तोड़ना है बाबू, बोलो। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स को या बॉन्डिंग को तोड़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है कि बोरॉन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, कलर कोई पूछ नहीं रहा हमसे। It exists in many allotropic form due to very strong crystalline lattice. Boron has unusually high melting point. Rest of the members are soft metal with low melting point and high electrical conductivity. यानी कि सबसे ज्यादा किसकी मेल्टिंग पॉइंट है? बोरॉन की, उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर थैलियम की, फिर इंडियम, फिर गैलियम। ठीक है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो उसमें भी एक ऑर्डर पूछा जाता, चौथा है। यस सपोर्ट। चौथा, हर एक पॉइंट के सवाल में बना के पूछूंगा बेटा आपसे। मेल्टिंग पॉइंट, अगर लैटिस एंथैल्पी किसी की ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लैटिस एंथैल्पी किसी की ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमें लैटिस को तोड़ के पिघलाना है, अलग करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बोरॉन क्या होता है, यहां ग्रुप 13 की बात करेंगे, उधर ग्रुप 14 की बात करेंगे। बोरॉन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या रीजन है? लैटिस एंथैल्पी। ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना, यानी कि बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, फिर इंडियम, अरे यार, गफर इन तालिबान। यानी कि बोरॉन से एल्युमिनियम तक घटेगा। एक बार डेटा देख के बताओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक ही तो लिख रहा बेटा, सही है। ठीक है। यस सही। बोरॉन से एल्युमिनियम, बेटा ये भी तो पूछा जाता ना, ये तो स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर यहां से लेके एल्युमिनियम से लेके थैलियम तक क्या हो जाएगा? सॉरी, एल्युमिनियम नहीं, गैलियम, नॉट एल्युमिनियम। गैलियम से लेके इंडियम, थैलियम तक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब दो तरीके हैं कि सर ये तो जो है वो इससे कम है और ये क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो क्या ये ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। ध्यान समझना,
इनको बस पलट के लिख दो, इनको क्या कर दो, पलट के लिख दो। बोरॉन के बाद एल्युमिनियम है और इसी को पलट के लिख दो, जैसे आपने इसमें पलट के लिखा था। ध्यान रखना है, यहां से वहां तक थे, इनको पूरा पलट देना। इसमें हमने एल्युमिनियम को छोड़ा था, नहीं नहीं, इसमें एल्युमिनियम को नहीं छोड़ा था, इसमें एल्युमिनियम को छोड़ेंगे। पलट के लिख दो, क्या जाएगा, TlInGa। कोई भी ऑर्डर आपको बनाना हो तो डेटा मस्ट है, बिना डेटा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगला है ग्रुप 14। एल्यूमिनियम और सर गैलियम के बीच में वहां पे तो ग्रेटर देन साइन होगा। कहां पे, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच। हाँ हाँ सॉरी, सही कह रहा हूं, अब सही ऑर्डर। तभी तो यहां तक ये डिक्रीज किए, फिर ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं गैलियम से। क्योंकि अगर ये इससे भी ज्यादा हो गए तो फिर तो एल्युमिनियम को वहां पीछे आना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर यही है। ग्रुप 14 खोलिए, ग्रुप 14 बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलिए। कार्बन कार्बन का क्या कोई एक्सेप्शन होगा इसमें, लास्ट में पीवी का एसेंस से ज्यादा होगा। पीबी और एसएन। यानी कि कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन कौन सी गीत, एसन, फिर क्या हो जाएगा, पीबी। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो कार्बन सिलिकॉन गैलियम पीबी देन एसएन। एसन। ध्यान रखना, कई बार आपको ये ऑर्डर नहीं दिखेगा, कई बार आपको डायरेक्ट ये ऑर्डर दिखेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन एनसीईआरटी की डेटा के हिसाब से ये ऑर्डर होगा। मेल्टिंग पॉइंट पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हाँ ये जरूर पूछा जाएगा, बोरान और कार्बन में किसका ज्यादा है। बता, बोरान और कार्बन में किसका ज्यादा है, या बोरान कार्बन का ज्यादा है तो रीजन क्या है आपको पता है, एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ क्रिस्टलाइन के बाद क्या लिखा है? सॉलिड बेटा, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कार्बन जो होता है ग्रेफाइट डायमंड नहीं होता है, लोग बोलते नहीं डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता। बोरान और कार्बन में किसका ज्यादा होगा बोलोगे, कार्बन का ज्यादा होगा। कार्बन का। हाँ बेटा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, सारे टॉपिक्स रिवाइज कर डालिए बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करो सबसे पहले, और ये पता करो कि कौन से एलिमेंट कहां पे हैं। ठीक, चले आगे बढ़े। यस सर। पांचवा बॉइलिंग पॉइंट, सभी लोग देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, क्या, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। चलो बताओ देख के, 13 में किसका ज्यादा होगा और 14 में किसका ज्यादा होगा, बोलो। यूजुअली डिक्रीज करेगा ग्रुप में। डिक्रीजेस इन ग्रुप। अभी जो पहले लिखा था ना मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सिर्फ उनके लिए लगाना है जो मॉलिक्यूल हो या नोबेल गैस हो, नोबेल गैस हो या फिर मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल,
मोलिकुलर वेट देखना। लेकिन 13, 14, 15, 16 के एलिमेंट आएंगे तो कभी भी आपको नहीं लगाना है, ये 18 में लगाना है और कोई भी मोलिक्यूल दिया जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मोलिकुलर वेट के होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। 13, 14 में ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि यहां पे सिंपल सा सबसे ज्यादा बोरान का होगा, फिर गैलियम का होगा, फिर इंडियम का होगा, फिर थैलियम का होगा। रीजन वही है, लैटिस। रीजन वही है, क्या है, लैटिस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। रीजन क्या है इसका, ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट इज नॉट रीजन। मोलिकुलर वेट इसका रीजन नहीं है, लैटिस रीजन है इसका, ठीक है ना। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी, डेंसिटी दे रखी हो। डेंसिटी खोलिए, डायग्राम खोलिए डेंसिटी का। ग्रुप में इंक्रीज करता हूँ। ग्रुप में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यस सर। सर हेलो। हाँ सर हो गया 35, आप बोल बोल रहे हैं बाबा, 2 मिनट रुको। डेंसिटी आप लोग एनसीईआरटी की डेटा से मैच करा लेना। ग्रुप 13 का सबसे ज्यादा किसका होगा, हेलियम का। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्यों। लेकिन ग्रुप 14 की बात करोगे तो एक्सेप्शन है। यस सर। पीबी, एसएन, जी सबसे ज्यादा किसका है, सिलिकॉन का। पीवी का सकता है। सबसे ज्यादा पीबी का है। ओ उल्टा लिख दिया मैंने, सबसे ज्यादा पीबी का, देन एसएन, देन जर्मेनियम, देन कार्बन, देन सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ ये ऑर्डर हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाँ 37 हो गया। याद रखना है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें तो एक्सेप्शन ही नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, लिख लीजिए फटाक से। कल मैं आपको एक साथ रिएक्शन बता दूंगा, आपको बस बैलेंसी पता होनी चाहिए। बैलेंसी पता है ना आप लोगों को। यस सर। तो अगर मैं एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, खत्म, Al2O3। सारे लोग भी वही बनाएंगे, B2O3, L2O3। समझ गए नहीं समझ गए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ऑक्सीजन की कितनी, 2, क्या बनेगा, CO2। अब कई लोग गुस्सा हो गए, इनर्ट पेयर में तो आप +2 भी बनाते हो, तो CO भी बना लो, वो भी बता देंगे। अरे समझ गए नहीं समझ गए। CO और CO2 में कौन स्टेबल होगा, CO2। PB और PbO2 में कौन स्टेबल होगा, PbO। खत्म है, कुछ बचा नहीं भाई। और बनाना बॉन्डिंग है B2H6, वो मैं पढ़ाऊंगा इसलिए कि ऑर्गेनिक में आप जब जाओगे तो वहां पे झंडा गाड़ोगे, आपको समझ में आएगा कि बोरॉन जो है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज होता है। क्यों यूज होता है, ये डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। जनरली मुझे भी डेटा याद नहीं रखते हैं। आपको 2 चीजें हमने पढ़ाई थी, 2 चीजें आपको पता होंगी और याद भी वही करना है, एक साइज, दूसरा आयनेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी चीजें आपको डेटा बेस्ड है, याद करनी पड़ेंगी। और कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। पर यह भी ध्यान रखना है कौन बढ़ रहा कौन घट रहा है, सिर्फ ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में लिखा है कि बढ़ रहा देन घट रहा है। आइए ध्यान समझते हैं। दिवाली में देखो 7 दिन की छुट्टी मिल रही है, वो लोग इससे दूर रहेंगे, ठीक है ना, जिनको दिवाली में पटाखे की तलाश है। पटाखे का मतलब है कि समझ गए ना, बम और न जाने कौन कौन से पटाखे आते हैं, छुरछुरी, ऐसे जो लड़कियां ऐसे करके, ओ माय गॉड, ठीक है ना। तो छुरछुरी से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। दिवाली हॉलीडेज में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, आप पीछे चल रहे हो, अगर आप लेक्चर से पीछे चल
रहे हो उसी को कहते हैं बैकलॉग। यानी कि आज मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया, कई बच्चे अभी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं या फिजिक्स में भी पीछे चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है ना। और जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है, क्या तुम लोग प्रैक्टिस सीट चाहते हो? मैंने देखा फिजिक्स वाले टीचर्स आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं, लेकिन कचाहीन मत करना, सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा यार। सवाल पूछ सकते हो, डाउट सही ऑप्शन दे दीजिएगा सर, ऑप्शन की दे दीजिए, ठीक है ना। ऐसे। चलो दिवाली के लिए प्रैक्टिस सीट मैं आज ही बनवा लूंगा, मैं प्रैक्टिस सीट दे दूंगा तुमको, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस सीट मान लो नहीं दे पाऊंगा, मान लो, तो आपके पास कोई बुक होगा कि नहीं होगा? आपको 50 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करना, जितने चैप्टर पढ़ाए गए पर चैप्टर सॉल्व करना। अब आपने कहा हमने तो सब कर लिया है, सब कर लिया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब कैसे कर लिया? आपने कुछ किया होगा ना, आपने एक्स की कोचिंग का मॉड्यूल किया होगा, वाई का थोड़ी किया है। आपने वाई का किया है, जेड का थोड़ी किया है। अरे सर ये एक्स वाई जेड कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे। अब क्या खुल के बोलूं मैं, सब कुछ फ्री में मिलेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दोस्त के पास होगा, फोटो खींच लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे भाई तुम मिलते हो तो तुम्हारे 2-4 दोस्त होंगे ना जो और जगह पे पढ़ रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपने यहां का तो तुम कर ही रहे हो, दूसरे यहां का भी क्यों करना है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ह्यूमन नेचर है ना, तो कोचिंग वालों को भी जानना जरूरी रहता है कि दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस हैं वहां पे। उनका मॉड्यूल मिल जाए तो मजा आ जाए। मार्केट में सब अवेलेबल है, ले लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी कोचिंग का छोड़ के दूसरी, फिजिक्स वाला टीम ध्यान से सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स वाला क्या नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं सबका कर लेना है, तभी तो AIR बनाएगी। गुस्सा हो जाएगा ना, लोग सैलरी काट लेंगे। या तुम दूसरे कोचिंग का प्रचार कर रहे हो, मैं दूसरे कोचिंग प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में जितनी भी कंटेंट है सबको सॉल्व कर डालो, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है। तो प्रैक्टिस सेट मिले ठीक है, बुक या मॉड्यूल मिले तो 50 क्वेश्चन मिनिमम बोला है मैंने, ये सॉल्व करने हैं। और सुनो भाई, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन थोड़ी होगा, PCB। तीसरा, अगर दिवाली की छुट्टियों में जा रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें। 2 छुट्टियों में ज्यादातर बताता हूं। दिवाली में अक्सर लोग एथनिक वियर पहन के अच्छे दिखते हैं। एथनिक मतलब समझते हो ना, जो त्योहारों में कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ट्रेडिशनल वियर जो भी है। तो किसी की फोटो देख के ये जज नहीं करेंगे कि वो बहुत खूबसूरत है, उसी के पीछे लग जाना है। वो फिल्टर भी हो सकता है। तो कृपया करके अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने फीलिंग के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर शैतान कब हावी होता है? जब हम खाली होते हैं, जब हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है। इसीलिए जब आप 11th का सिलेबस पूरा होगा तब भी मैं ये चीज समझाऊंगा। जाओ बेटा, मैंने 10.5 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, 4 साल पहले भी कोचिंग की है, 14.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 99% बच्चे जो बिगड़ते हैं वो छुट्टियों में ही बिगड़ते हैं। एक तो दिवाली की छुट्टियों में, समझ गए नहीं समझ गए? दिवाली सेलिब्रेशन के चक्कर में कुछ और मत करने चले आइएगा। और एक 11th की छुट्टी जब होगी, जब एकदम खाली होंगे आप गलती, 11th का छुट्टी जब 11th का सिलेबस पूरा हो जाएगा, 1 महीने का होगा छुट्टी, 2 महीने का भी हो सकता, फरवरी में तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। कोशिश करूंगा मैं पहले हो जाए, फरवरी में तो हो ही जाएगा आपका। मिला होगा ना आप लोगों को शेड्यूल? यस सर, जो भी मिला होगा उसी के हिसाब से जाओ, उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जब छुट्टी हो जाएगी तो आप 1-2 महीने घूमोगे, वहां भी बिगड़ सकते हो। लेकिन अभी दिवाली की बात करते हैं, तो दिवाली में ये चीज अवॉइड करिएगा प्लीज। अगर आपको कोई पसंद आने लगे तो समझ जाना तुम्हारा कटने वाला है। बहुत खुल के बोल रहा हूं। और सब मोह माया होता है, सिर्फ देखने से आदमी अच्छा लगने लगता है। जैसे मैं तुम लोगों को देखता हूं तो तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तब इसका मतलब थोड़ी है कि सबको घर बुला लूंगा, आओ मेरे घर आओ सब। अरे भाई तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूंगा, दोस्ती यारी बनी रहेगी, है कि नहीं? बात समझ रहे हो नहीं समझ मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, आपके देखने का नजरिया होता है कि आप जिसे अच्छे से देखोगे वो अच्छा लगेगा, जिसे गंदी नजर से देखोगे वो एकदम खराब इंसान लगेगा। दुनिया का सबसे खराब इंसान वही है जिसे आप नहीं पसंद करते हो।
जरूरी थोड़ी वो खराब हो, उसे कोई और पसंद करता होगा। तो कहने का मतलब है आपकी नजर का धोखा है, इस चीज को कंट्रोल करिए। और मैं बड़ा भाई होके समझा रहा हूं, एक गाइडर के तरीके से समझा रहा हूं, एक टीचर के तरीके से समझा रहा हूं। पढ़िए भले मत भैया प्लीज, लेकिन भावनाओं में आके कुछ गलत चीज मत करिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि सोलो ट्रिप पे निकल गए हैं। सोलो ट्रिप समझते हो नहीं समझते हो? सब गंवार है ये सब, हम कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं। जानते हैं। सोलो ट्रिप पे निकल गए, डबल ट्रिप पे निकल गए, ठीक है ना। दिवाली की छुट्टी हो रही है सिर्फ किस लिए? बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अभी क्लियर करोगे तो आगे कुछ नहीं होगा। समझ गए? जो समझाना चाहा था समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। हाँ, लड़कों को मैं फिर से कह रहा हूं, सब नॉर्मल होता है। जो तुम्हारे अंदर हो रहा मेरे भी अंदर होता था। फीलिंग्स होनी चाहिए, कोई बुरी वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो रही है तो इलाज करवाने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा वही है जो उन चीजों पे कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। कुछ भी गलत नहीं है। अभी अपना फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ सिलेबस पूरा करने पे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्लीज। अब कई लोग कह रहे हैं 50 क्वेश्चन तो मैं एक ही दिन में निपटा दूंगा। अबे 12-15 चैप्टर तो हो ही गए होंगे पर सब्जेक्ट में। मैं 15 पचे कितना होता है? 75, 750 क्वेश्चन। अगर मैं गुणे 4 कर दूं कितने हो जाएंगे? 3000 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। समझ गए नहीं समझ गए? और 27 से 3 तक छुट्टी है आप लोगों की, पता कि नहीं पता? यस सर। यस सर। छुट्टी नहीं होगा छठ का? हाँ सर, 6 और 7 तारीख को छठ है। हाँ तो 6 और 7 को अलग से होगा छठ। बिहार वाले तो छठ मनाते ही हैं, उनके तो छुट्टी होगी। यस सर, फेवरेट फेस्टिवल। हाँ फेवरेट फेस्टिवल है, और दिवाली से ज्यादा तो छठ मनाते हैं आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, यस सर। मोतिहारी पाठशाला। जी बताएं दोस्त। सर यहाँ पे तो 29 से हो रहा है छुट्टी। 29 हो रहा है? जी सर, सर का मैसेज आया हुआ था ग्रुप में कि 29 से है, 3 तक छुट्टी। अच्छा 28 को कौन पढ़ा रहा है वहां पे? पता नहीं सर। यार हमको जो मैसेज आया है वो 28 से 3 तक छुट्टी है, तो 27 को संडे है, हाँ सर। यस सर। 28 को मंडे है। मंडे को क्लास चलेगा लग रहा है। अच्छा क्लास मंडे को क्लास नहीं है। हम लोग में मैसेज आया हुआ है। हाँ हो सकता है मोतिहारी पाठशाला में हो सकता है कि सर आए क्लास व्लास लें तुम लोगों का। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। छुट्टी हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो और अच्छी बात है। छठ का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन छुट्टी होगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा रिक्वेस्ट करके, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग तो आओगे नहीं हमको पता है, तो रिक्वेस्ट करवा के करा दूंगा, ठीक है ना। सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब 7 से 8 दिन की छुट्टी रहेगी। हाँ 8 दिन की छुट्टी रहेगी। बस याद रखना है कि 8 दिन में कितने सवाल करने हैं? 3000 भागे 8 कर दो, कितने हो जाएंगे? 400 क्वेश्चंस करने हैं पर डे। 400 क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, साथ में रिवीजन भी करोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। यस सर। यस सर। 400 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके बाद खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिवाली के दिन शाम को, समझ गए कि नहीं समझ गए, बैठ के जरूर पढ़ लेना। लोग कहते नहीं जगाना है आज, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। यस सर, पढ़ते हैं। हालांकि इस साल मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, लेकिन फिर भी जब जब मैं मनाता था दिवाली तो मैं पढ़ता था। समझ गए नहीं समझ गए? पढ़ना चाहिए। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया और बेस्ट विशेष सर हैप्पी थैंक यू सर। सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू सर। और हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली एडवांस। बाय सर। हैप्पी दिवाली सर। वो तुम लोगों को हैप्पी दिवाली सर। वो सूट वाला सुनाया था कि नहीं सुनाया था एक शायरी? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, तुम मुझे बेहद पसंद हो, मुझे तुम्हें उसी रूप में देखना है। तुम मुझे बेहद पसंद हो, मुझे तुमको उसी रूप में देखना है। सुनो दिवाली आ रही है, तुमको सूट में देखना है। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। बस हंसी मजाक के लिए था ये। ठीक है ठीक है, बाकी बातचीत होती रहेगी आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू। रिवीजन करना मत भूलिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।